हेलो व्यूअर्स। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि मसला कश्मीर की रूट्स क्या है। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अभी तक कश्मीर का मसला हल क्यों नहीं हो सका और वो कौन सा मौका था जब इंडिया और पाकिस्तान इस इशू को रिजॉल्व करने के बहुत करीब आ चुके थे। हम आपको डिटेल से ये भी बताएंगे कि अक़वाम मुत्तहिदा मसला कश्मीर के हल में नाकाम क्यों हुआ है। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 370 क्या कहता था और इसकी रिपील होने का क्या मतलब है। 1972 में इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान शिमला एग्रीमेंट वो कश्मीर के बारे में क्या कहता है। और फाइनली क्या वजह थी कि इतना करीब आने के बावजूद भी इंडिया और पाकिस्तान मसला कश्मीर हल करने में नाकाम रहे हैं। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली स्क्वाड द लिए सब्सक्राइब कर लें। हम स्टार्ट करेंगे यूनाइटेड नेशंस में कश्मीर इशू का स्टेटस। जनवरी 1 1948 को इंडिया कश्मीर को यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में ले गया अंडर आर्टिकल 35 ऑफ यूएन चार्टर। यूएन का आर्टिकल 35 जो है यूएन चार्टर का, वो चैप्टर 6 में है और ये प्रोवाइड करता है कि इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स हैं उनका पीसफुल सेटलमेंट। आर्टिकल 35 को अगर हम आर्टिकल 34 के साथ मिलकर पढ़ें तो ये बताता है कि कोई भी मेंबर कोई भी डिस्प्यूट अगर उसका किसी दूसरे कंट्री के साथ है तो वो उसको जनरल असेंबली में भी ला सकता है और सिक्योरिटी काउंसिल में भी ला सकता है। तो जब इंडिया कश्मीर को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ले गया 1948 में, तो उसी साल जनवरी 20 को यूएनएससी ने एक बॉडी सेटअप की जिसका नाम था यूएन कमीशन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान। इससे पहले अक्टूबर 1947 में कश्मीर को लेके इंडिया और पाकिस्तान में जंग शुरू हो गई थी। फिर अप्रैल 21 1948 को यूएनएससी ने कश्मीर पे एक रेजोल्यूशन पास की जिसको कहते हैं रेजोल्यूशन नंबर 47, और उसमें ये कहा गया कि कश्मीर के फ्यूचर का फैसला कश्मीरी खुद करेंगे, यानी कि कश्मीर के अवाम करेंगे और वो डिसाइड करेंगे कि क्या वो इंडिया के साथ जाना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ। फिर अगस्त और दिसंबर 1948 में यूएनसीआईपी ने ये प्रपोज किया कि इंडिया और पाकिस्तान आपस में सीज फायर कर लें, कश्मीर से अपने ट्रूप्स निकाल लें और फिर यूनाइटेड नेशन के अंदर एक प्लेबिसाइट हो जिसके ज़रिए से कश्मीरी अपना डिसाइड करेंगे कि वो इंडिया के साथ जाना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ। दोनों मुल्कों के दरमियान सीज फायर इफेक्टिव हो गई जनवरी 1 1949 से, और उसी साल जुलाई में दोनों साइड्स ने इस चीज़ पे भी एग्री कर दिया कि सीज फायर लाइन जो है वो कहाँ से कहाँ तक होगी। ये आप इस तस्वीर में सीज फायर लाइन देख सकते हैं। ये रेड लाइन है जो इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड कर रही है कश्मीर में। और 1972 में इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जब शिमला एग्रीमेंट हुआ तो सीज फायर लाइन का नाम चेंज करके लाइन ऑफ कंट्रोल या एलओसी रख दिया गया। फिर 1954 और 1955 में कुछ इंपॉर्टेंट डेवलप्स हुई और वो ये थी कि पाकिस्तान ने अमेरिकन स्पॉन्सर्ड डिफेंस अलाइंसेस ज्वाइन कर ली जिनका नाम था सीटो, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, एंड सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली ये म्यूचुअल सिक्योरिटी पैक्ट्स थे जिनका मकसद ये था कि यूएसएसआर की एक्सपेंशन को रोका जाए। इंडिया ने इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान की सीटो और सेंट्रो की मेंबरशिप ने साउथ एशियन रीजन में बैलेंस ऑफ पावर है उसको चेंज कर दिया है और उसकी वजह से फ्री एंड फेयर प्लेबिसाइट के लिए जो कंडीशंस थी अब वो एग्जिस्ट नहीं करती। इसीलिए इंडिया ने जो उसकी कमिटमेंट उसने दी थी
प्लेबिसाइड करवाने के लिए कश्मीर में, वो उसने विड्रॉ कर ली और ये डिक्लेयर कर दिया कि कश्मीर इसका अटूट अंग या इंटीग्रल पार्ट है। फिर 1957 ने पाकिस्तान ने दोबारा यूएनएससी को कहा कि वो अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम कश्मीर में प्लेबिसाइड या रायशुमारी का एहतमाम करें, लेकिन इस रेजोल्यूशन पे यूएसएसआर ने, जो कि इंडिया का बड़ा एक स्ट्रॉन्ग एलाई था, उसने इसको वीटो कर दिया और ये रेजोल्यूशन जो है वो किल हो गई। अब हम सेकंड पार्ट पे अपनी वीडियो के आते हैं और ये बताएंगे कि इंडिया के अंदर कश्मीर का क्या स्टेटस रहा है। जैसे आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि महाराजा ऑफ कश्मीर ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था इंडिया को ज्वाइन करने के लिए, और उस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ने ये कहा था कि जो जम्मू और कश्मीर स्टेट है उसको ये कंपेल नहीं कर सकते कि इंडिया का जो फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन है उसको वो एक्सेप्ट करेगी। उस वक्त इंडिया पाकिस्तान की तरह उसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, बल्कि वह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के अंडर गवर्न हो रहा था। फिर 1950 में जब इंडिया का अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसमें एक स्पेशल आर्टिकल रखा गया, आर्टिकल 370, और जिसने कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस दिया। आर्टिकल 370 ने बहुत सी चीज़ें उसके अंदर थी। उसमें मिसाल के तौर पर उसने ये प्रोवाइड किया कि कश्मीर जो है उसका अपना एक अलहदा से कॉन्स्टिट्यूशन होगा। इसने ये भी कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की कश्मीर के ऊपर लेजिस्लेटिव पावर शुरू में सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स तक मुश्तमिल होगी, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन, और इसके अलावा कश्मीर को ऑटोनॉमी होगी। यानी कि कश्मीर को जितनी ऑटोनॉमी दी गई थी आर्टिकल 370 ने, वो इंडिया के किसी और स्टेट को अवेलेबल नहीं थी। फिर आर्टिकल 370 ने ये भी प्रोवाइड किया कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी लेजिस्लेटिव पावर एक्सटेंड करना चाहती है उन 3 पावर्स ओरिजिनल के अलावा भी, तो उसके लिए ज़रूरत होगी कि स्टेट गवर्नमेंट यानी कश्मीर की जो गवर्नमेंट होगी उसकी भी कंकरेंस होगी, और बाद में उस फैसले को जो कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो उसको रेटिफाई भी करेगी। और एक अहम चीज़ ये थी कि आर्टिकल 370 को आप एब्रोगेट या इवन अमेंड भी सिर्फ उस वक्त किया जा सकता है जबकि जो कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसकी रिकमेंडेशन पे, उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट या इंडियन पार्लियामेंट है ऑन इट्स ओन उस आर्टिकल को अमेंड नहीं कर सकती थी। हुआ ये कि 1956 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसॉल्व हो गई, क्योंकि उसका बेसिक पर्पस ये था कि कश्मीर के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। तो जब वो कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसॉल्व हो गई। तो बहुत से एनालिस्ट के मुताबिक आर्टिकल 370 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक परमानेंट फीचर बन गया। तो हम इन तमाम एनालिस्ट को गलत साबित हो गए जब अगस्त 5, 2019 में इंडियन गवर्नमेंट ने आर्टिकल 370 को रिवोक कर दिया, ख़त्म कर दिया, मंसूख कर दिया। उस वक्त कश्मीर, जब ये ऑर्डर इशू हुआ अगस्त 2019 में, कश्मीर में इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं थी, बल्कि वो प्रेसिडेंशियल रूल या सेंट्रल रूल के अंडर था। और आर्टिकल 370 ने ये प्रोवाइड किया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिस तरह बाकी इंडियन स्टेट्स को फुली अप्लाई होता है, इस तरह कश्मीर को भी अप्लाई होगा। और दूसरा इसका अहम ये था कि उसने कश्मीर का स्टेटहुड भी ख़त्म कर दिया, बल्कि इस स्टेट को 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया, एक जम्मू एंड कश्मीर और दूसरी लद्दाख। तो ये बहुत ही एक क्रूशल और बहुत सिग्निफिकेंट चेंजेस थी, और जिसका बेसिक मकसद ये था कि कश्मीर को पूरी तरीके से इंडियन यूनियन के अंदर इंटीग्रेट कर दिया जाए। तो करंट स्टेटस जो है, जो फॉर्मर प्रिंसली कश्मीर स्टेट की, उसका इस वक्त कुछ इस तरह है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कश्मीर का जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है वो पाकिस्तान के पास है, सेंट्रल और ईस्टर्न पार्ट इंडिया के पास है, और कश्मीर का एक नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट भी है जिसको कहते हैं अक्साई चिन,
जो कि चाइना एडमिनिस्टर कर रहा है। जी हाँ, चाइना भी कश्मीर में का एक स्टेक होल्डर है, और हम एक अलग से आपके लिए एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको बताएंगे कि चाइना कब से कश्मीर का इशू में एक स्टेक होल्डर बन गया और उसकी क्या इंटरनेशनल इम्प्लीकेशन है, पर्टिकुलरली फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान। अब हम बात करेंगे कि कश्मीर को मसले को हल करने के लिए मुख्तलिफ सॉल्यूशंस क्या हैं। तो बेसिकली तीन सॉल्यूशंस हैं, जैसे एक प्लेबिसाइड है जिसको हमने अभी तक डिस्कस किया है, दूसरा है बायलैटरली आप इसको हल करें, और तीसरा है मीडिएशन के जरिए से हल किया जाए। प्लेबिसाइड का इंडिया ने शुरू में प्रॉमिस किया था, लेकिन 1950s में इंडिया ने अपने आप को इससे अलग करना शुरू कर दिया, और उसने दो रीजंस इंडिया ने दी थी। पहली रीज़न तो ये थी कि स्टेट की जो एक्सेशन थी उसको जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने रेटिफाई कर दिया था 1954 में, तो ये एक इंडिया की रीज़न थी। और दूसरी इंडिया की रीज़न ये थी, जैसे पहले भी बताया, कि पाकिस्तान की जो डिफेंस अलाइंसेस थी यूएस के साथ, उन्होंने रीजन में जो मिलिट्री बैलेंस जो था उसको चेंज कर दिया था, बैलेंस ऑफ पावर को, तो उस वजह से इंडिया के लिए प्लेबिसाइड को सपोर्ट करना पॉसिबल नहीं रहा था। दूसरा जो इशू का हल है वो है बायलैटरली, और ये स्टांस जो है ना, हिस्टोरिकली इंडिया इसको फेवर करता रहा है, पर्टिकुलरली जब 1972 में उनके दरमियान सिमला एग्रीमेंट हुआ, जिसमें आप देख सकते हैं कि उस वक्त के इंडियन प्राइम मिनिस्टर मिसेस इंदिरा गांधी और उस वक्त के पाकिस्तानी प्रेसिडेंट जुल्फकार अली भुट्टो, जो बाद में वज़ीर आज़म बन गए थे, वो उस सिमला एग्रीमेंट को साइन कर रहे हैं। सिमला एग्रीमेंट ये कहता है कि दोनों कंट्री जो है अपने दरमियान जो भी इश्यूज हैं उनको बायलैटरल नेगोशिएशन के जरिए से हल करेंगे, या दूसरे पीसफुल मीन से जिन पे वो दोनों आपस में रजामंद हो जाएं। अब कश्मीर सिमला एग्रीमेंट की इंटरप्रिटेशन जो है उस पर इंडिया और पाकिस्तान का व्यू पॉइंट डिफरेंट है। इंडिया का व्यू पॉइंट ये है कि सिमला एग्रीमेंट के तहत कश्मीर इशू जो है वो सिर्फ बायलैटरली हल हो सकता है, तो मल्टीलैटरल या यूएन बेस्ड सॉल्यूशन जो है वो अब खत्म हो चुके हैं। पाकिस्तान का व्यू उससे डिफरेंट है। पाकिस्तान ये कहता है कि सिमला एग्रीमेंट खुद ही ये कहता है कि दैट द प्रिंसिपल्स एंड पर्पसेस ऑफ द चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन शैल गवर्न द रिलेशंस बिटवीन द टू कंट्रीज, कि सिमला एग्रीमेंट भी इन जो यूएनओ के जो प्रिंसिपल्स और पर्पसेस हैं उसको इरेलीवेंट नहीं करता, बल्कि उनकी अहमियत को अफर्म करता है। और दूसरा पाकिस्तान का एक आर्गूमेंट ये भी है कि यूएन का जो चार्टर है उसका आर्टिकल 103 ये कहता है कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है यूएन के चार्टर के दरमियान में या कोई बायलैटरल एग्रीमेंट के दरमियान, तो जो यूएन चार्टर है या यूएन के अंडर किसी कंट्री की जो ऑब्लिगेशंस है वो प्रिवेल करेंगी, क्योंकि इसकी सीधी वजह यह है कि यूएन जो है वो एक मल्टीलैटरल ट्रीटी है, और मल्टीलैटरल ट्रीटी हमेशा जो है वो एक बायलैटरल ट्रीटी के मुकाबले में ज़्यादा अहम होती है। दूसरा यह है कि बायलैटरल रेजोल्यूशन के बारे में दोनों कंट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू भी काफ़ी डिफरेंट है। पाकिस्तान के लिए बायलैटरल रेजोल्यूशन का मकसद यही है कि गेटिंग इंडिया को इस बात के लिए राज़ी किया जाए कि वो कश्मीर के मसले को प्लेबिसाइड के अवाम के वोट के ज़रिए से हल कर ले। लेकिन इंडिया के लिए इसका मतलब बायलैटरल रेजोल्यूशन का बिल्कुल मुख्तलिफ है। इंडिया का ख्याल है कि पाकिस्तान ने कश्मीर के एक पार्ट के ऊपर कब्जा किया हुआ है, और बायलैटरल सॉल्यूशन का मतलब यह है कि पाकिस्तान से उस हिस्से को जिस पे एलिजिबली पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ उससे कश्मीर से अलग करवाना। तीसरा जो पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है वो दैट इज थ्रू मीडिएशन हो सकता है, जो कि आर्टिकल 33 ऑफ यूएन चार्टर है वो भी इसको रिकॉग्नाइज करता है। लेकिन मीडिएशन के लिए ज़रूरी है कि दोनों पार्टीज़ की कंसेंट हो, और इंडिया ने हमेशा रूल आउट किया है कि वो कश्मीर पे किसी भी कंट्री की या किसी भी पार्टी की मीडिएशन के लिए तैयार नहीं है, तो हम मीडिएशन को भी रूल आउट फिर कर सकते हैं। अब हम उस टाइम पे आएंगे कि जब इंडिया और पाकिस्तान कश्मीर मसला हल करने के बहुत करीब पहुंच चुके थे। तो बात आती है 1999 में, जब अक्टूबर 99 में जनरल मुशर्रफ ने
पाकिस्तान ने मिलिट्री ने कू की और उन्होंने हुकूमत संभाल ली। जनरल मुशर्रफ को आमतौर पे तो कारगिल मैन के नाम से जाना जाता है कि उन्होंने कारगिल वॉर जो है उसके वो रिस्पॉन्सिबल थे। लेकिन जब गवर्नमेंट में आने के बाद, हुकूमत संभालने के बाद, ख़ासतौर पर प्रेसिडेंट बनने के बाद, उन्होंने कश्मीर के मसले को हल करने की कोशिश की। तो उनका एक हिस्टोरिक समिट हुआ था 2001 में आगरा में, जिसकी आप तस्वीर देख सकते हैं, जिसमें मुशर्रफ और उस वक्त इंडियन प्राइम मिनिस्टर मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो आपस में आप देखें स्माइल कर रहे हैं। तो उसके दौरान भी कश्मीर का मसला हल हुआ था। और फिर ये कश्मीर का मसला जो है वो जनरल मुशर्रफ की बाद में, जो उसकी वाजपेयी की जगह जब मिस्टर मनमोहन सिंह जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर बने, तो उनके साथ भी इस पे काफ़ी डिस्कशन भी हुई। और ये डिस्कशन ना सिर्फ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पे हुई, बल्कि एक बैक चैनल जो डिप्लोमेसी है उसके ज़रिए से भी बहुत ज़्यादा इस पर पेशकदमी हुई थी। तो बेसिकली जनरल मुशर्रफ का जो था वो 4 स्टेप फार्मूला था, जिसको बहुत हद तक कहा जाता है कि इंडिया ने भी एक्सेप्ट कर लिया था। तो बेसिकली इसके 4 ये पार्ट्स थे। एक तो ये था कि एलओसी को आप इरेलीवेंट बना दें, लाइन ऑफ कंट्रोल को। दोनों कंट्री जो हैं वो कश्मीर का एक ज्वाइंट कंट्रोल कर लें। कश्मीरी जो है एक जगह से दूसरी जगह दोनों पार्ट्स में, इंडिया या पाकिस्तानी कंट्रोल पार्ट में आज़ादी से मूव कर सकें। और फिर इवेंचुअली जो है दोनों कंट्रीज अपने अपने ट्रूप्स को वहाँ से विदड्रॉ कर लें। तो एक लिहाज से ये पाकिस्तान की एक बहुत ज़्यादा एक बड़ी कंसेशन थी इंडिया को कश्मीर का मसले को रिजॉल्व करने के लिए। लेकिन फिर हुआ यूं कि 2007 के स्टार्ट में जनरल मुशर्रफ के ख़िलाफ़ एक पॉपुलर मूवमेंट शुरू हो गई। वो कमज़ोर होते गए उस सिलसिले में। और यहाँ हुआ कि 2008 में, अगस्त 2008 में उन्हें ही हैड टू स्टेप डाउन, उन्होंने अपनी ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। और उसके बाद जब नई गवर्नमेंट जो आई, उन्होंने कहा कि ये जनरल मुशर्रफ का एक अपना एक प्राइवेट फार्मूला था और हम उसको ऑन नहीं करते। तो इसी तरह जो 4 स्टेप फार्मूला जो था, जिसके ज़रिए से इंडिया और पाकिस्तान कश्मीर को हल करने के बहुत करीब आ गए थे, वो ख़त्म हो गया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर योर टाइम।